हाँ बच्चे, कहां तक हुआ था? ओके, आरआरएनए पूरा हो गया था ना। चलो नेक्स्ट लिखेंगे एमआरएनए। आरआरएनए के बाद सेकंड इज द एमआरएनए। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखो, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट, 1 to 5%, 1 to 5% of total RNA, 1 to 5% of total RNA, ठीक है। नेक्स्ट, word was given by Jacob and Monod. Word was given by Jacob and Monod as it carry message of protein synthesis. As it carry message of protein synthesis. Next line. Least stable RNA. Least stable RNA. ये सारे म्यूट है ना? अरे चक्कर क्या पड़ रहे हैं? चलिए डन। बोर्ड पर ये अपना एमआरएनए है। इस एमआरएनए पर क्या पाए जाते हैं? अब एमआरएनए जब बनकर आ चुका है, इसका मतलब क्या प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज आ गया या नहीं आया? अब मैसेज आने के बाद में क्या इस एमआरएनए पर टीआरएनए आएगा या नहीं आएगा? और जो टीआरएनए आएगा वो क्या ले आएगा? अमाइनो एसिड। क्या ले आएगा? अमाइनो एसिड आने के बाद में इन सब अमाइनो एसिड को जोड़ दिया जाए तो क्या प्रोटीन बन जाएगी? सेल को जितनी प्रोटीन चाहिए थी उतनी प्रोटीन सेल ने बना ली। अब सेल की डिमांडिंग प्रोटीन बनने के बाद अब इस एमआरएनए का कोई काम है या नहीं है? तो इस एमआरएनए को अब रखा जाएगा या वापस तोड़ दिया जाएगा? तो मोस्ट स्टेबल या लीस्ट स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे कम स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल? सबसे कम स्टेबल? अब ये जो एमआरएनए है, क्या ये एमआरएनए अब एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। और जो प्लेटफॉर्म का काम करता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। क्या कहते हैं? तो ये कौन सी प्रोसेस के लिए टेम्पलेट का काम करेगा? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन में टेम्पलेट का काम कौन करेगा? एमआरएनए। रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए। टेम्पलेट कौन है? प्लेटफॉर्म जहां पर भीड़ अगर इकट्ठा होनी। रेप्लिकेशन में डीएनए से क्या बन रहा है? तो भीड़ कहां इकट्ठी होगी? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बन रहा है? भीड़ कहां इकट्ठी होगी? तो रेप्लिकेशन में कौन है टेम्पलेट? ट्रांसक्रिप्शन में कौन है? रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन ट्रांसलेशन में। अगर मैं इस एमआरएनए को डबल स्टैंड कर दूं, क्या कर दूं इसको मैं, तो अब ये टेम्पलेट का काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा? तो क्या होगा? सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंड? एमआरएनए हमेशा जिसमें फोल्डिंग कभी भी फोल्डिंग होगी,
क्या डबल स्टैंड हो गया तो ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा? अगर एमआरएनए को डबल स्टैंड कर दिया जाए तो प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा? क्या ये काम हमने किया? आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए एंड द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, जिसे कॉमनली भाषा में कहते हैं जीन साइलेंसिंग। क्या कहते हैं? तो अगर मैं इस एमआरएनए को डबल स्टैंड कर देता हूं तो प्रोटीन बन पाएगा नहीं बन पाएगा? तो हमने जीन को काम करने दिया या साइलेंट कर दिया? हमने जीन को। तो कैसा होगा एमआरएनए? सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड? इसमें कभी भी फोल्डिंग? अगर डबल स्टैंड हो जाता है तो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा? काम। अब बात करते हैं एमआरएनए की लेंथ, एमआरएनए की लेंथ और इसके मॉलिक्यूलर वेट की। किसकी बात करते हैं? लेंथ एंड। तो इस एमआरएनए का लेंथ और मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होगा या हाईली वेरिएबल होगा? क्या होगा? हाईली। क्या होगा? हाईली। क्यों? कारण क्या है? क्या सभी प्रोटीन में अमाइनो एसिड का नंबर सेम होता है या वेरी करता है? नंबर वेरी करता है। नंबर। तो इन सभी की प्रोटीन सेम आएगी या कोडोन का नंबर सेम आएगा कि वेरी करेगा? कोडोन का नंबर लिख लेंगे। लास्ट लाइन क्या लिखी हमने? नेक्स्ट, ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड, ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड। नेक्स्ट, लेंथ एंड मॉलिक्यूलर वेट वेरिएबल, लेंथ एंड मॉलिक्यूलर वेट वेरिएबल। नेक्स्ट, work as a template for protein synthesis, work as a template for protein synthesis, work as a template for protein synthesis। हाँ बच्चे, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या काम करेगा? ये एक टेम्पलेट का क्या काम करेगा? एक। नेक्स्ट, टी आरएनए, टीआरएनए सबसे पहले फुल फॉर्म ट्रांसफर आरएनए टेन टू 15% of total RNA, 10 to 15% of total RNA। क्या करता है ये? ट्रांसफर द अमाइनो एसिड, ट्रांसफर द अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म towards ribosome, transfer the amino acid from cytoplasm towards ribosome। ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट among all RNA, तीनों आरएनए में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा। नेक्स्ट, प्रीवियसली नॉन एज द सॉल्युबल आरएनए, सबसे छोटा होने के कारण ना ये स्टार्टिंग में साइटोप्लाज्म में दिखाई ही नहीं दिया, दिखाई ही तो क्या कह दिया? ये तो सॉल्युबल है, ये तो बट क्रिक define it as adapter RNA
as it is the link between as it is the link between codon and amino acid. ये लेन बच्चों थ्योरी के बीच में समझाऊंगा, है ना। क्रिक ने क्यों इसे अडेप्टर कहा, थ्योरी के बीच में समझेंगे, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर टीआरएनए की स्ट्रक्चर के हमारे पास दो मॉडल है, एक है 2D मॉडल और एक है 3D मॉडल। डालो हेडिंग, स्ट्रक्चर डाल के दो पार्ट कर लो, एक 2D मॉडल और एक 3D मॉडल। ये इसका जो 2D मॉडल है, 2D मॉडल किसने दिया था, हॉले। किसने दिया था, और 2D मॉडल में ये कैसा दिखाई देता है, लुक लाइक द क्लोवर लीफ शेप, लुक लाइक द क्लोवर लीफ शेप। ओके, अगर मैं 3D मॉडल की बात करता हूं तो 3D मॉडल किसने दिया था, किम एंड क्लग। और 3D मॉडल के अंदर हमें ये इन्वर्टेड एल शेप दिखाई देता है। 3D मॉडल में कैसा दिखाई देगा, इन्वर्टेड एल शेप। 2D मॉडल के अंदर क्लोवर लीफ शेप और 3D मॉडल में इन्वर्टेड एल शेप। यहां थोड़ा सा क्या है, एनसीईआरटी की कोडिंग कंट्राडिक्शन आ रहा है। टीआरएनए की जो रियल शेप है वो इन्वर्टेड एल शेप है। कैसी है, तो यार एनसीईआरटी ने क्या किया कि जो नई एनसीईआरटी बनी ना, नई एनसीईआरटी ने डायग्राम चेंज करके इन्वर्टेड एल शेप का दे दिया, लेकिन थ्योरी अभी भी पुराने मॉडल क्लोवर लीफ शेप की छोड़ दी। क्लोवर लीफ शेप की ही थ्योरी रख दी, लेकिन डायग्राम किसका दे दिया, एल शेप का डायग्राम किसने दे दिया। ये सर्टेन एनसीईआरटी में ऐसे कंट्राडिक्शन आ गए कि डायग्राम तो उन्होंने नया दे दिया लेकिन थ्योरी में कोई चेंज। इसी तरह का इश्यू हमारे साथ सेलुलर रेस्पिरेशन में भी आया कि जो ईटीएस का डायग्राम था वो तो एडवांस वाला दे दिया पर थ्योरी में कोई चेंज। यही काम हमारे साथ यहाँ पे हो गया कि टीआरएनए का डायग्राम तो इन्वर्टेड दे दिया लेकिन थ्योरी में कोई चेंज। तो हम तो थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे, थ्योरी के, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कौन सा मॉडल डिटेल पढ़ेंगे, तो हेडिंग डलेगी क्लोवर लीफ शेप। ठीक है, इस क्लोवर लीफ शेप के अंदर, क्लोवर लीफ शेप के अंदर क्या बताया गया कि इस टीआरएनए के पास है ना 3 लूप होते हैं। कितने लूप होते हैं, कौन कौन सा, ये कौन सा लूप है, ये जो दूसरा है वो एंटीकोडोन लूप और तीसरे वाला टी साई सी लूप। हाँ क्या बताया गया, हाउ मेनी लूप, विच वन, हर एक लूप का एक यूनिक फंक्शन है, हर एक लूप का एक यूनिक। ये कौन सा लूप है, टी साई सी लूप। टी साई सी लूप क्या करता है, ये राइबोसोम से जोड़ने में हेल्प करता है। किसे जोड़ने में, राइबोसोम में कहां से जुड़ता है, ये लार्ज सब यूनिट या स्मॉल सब यूनिट, कहां से, क्या टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आएगा क्या अमाइनो एसिड लाने पर राइबोसोम से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, राइबोसोम में कहां से जुड़ेगा, लार्ज या स्मॉल, तो राइबोसोम से जोड़ने में कौन हेल्प करेगा, टी साई, टी साई। याद है राइबोसोम के पास 5s आरएनए, राइबोसोम के पास डन। ये जो लूप है, इस लूप का क्या नाम है, एंटीकोडोन लूप कहते हैं। टीआरएनए का सबसे स्पेसिफिक लूप है,
एंटीकोडोन लूप टीआरएनए का सबसे स्पेसिफिक लूप है। यहां 3 न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, 3 न्यूक्लियोटाइड की एक, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या कहते हैं? या फिर नोडो को उल्टा पढ़ो बच्चे, नोडो को उल्टा पढ़ो तो एंटीकोडोन को ही नोडोक भी कहा जाता है। एंटीकोडोन का क्या नाम है? ये जो कोडोन है, ये जो एंटीकोडोन, ये जो एंटीकोडोन होता है, ये एंटीकोडोन कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री है। किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? ये कोडोन किसके पास है? एमआरएनए के पास। क्या है? कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या कहलाएगा? क्या कोडोन और एंटीकोडोन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? है। कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण क्या ये एंटीकोडोन कोडोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, नहीं करेगा? तो क्या मैं कह दूं, ये लूप टीआरएनए को एमआरएनए से जोड़ने में हेल्प करेगा। तो यानी यार हमारा जो टीआरएनए वो एमआरएनए में रैंडमली कहीं भी जुड़ जाएगा या अपने यूनिक कोडोन पर ही जुड़ेगा? कहीं भी जुड़ेगा या यूनिक कोडोन पर ही जुड़ेगा? कब जुड़ेगा? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो याद करो सारे बच्चे, स्ट्रिक्ट वाटसन क्रिक पेयरिंग फॉलो करते हैं। अगर कोडोन एंटीकोडोन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? तो ये टीआरएनए रैंडमली कहीं भी जुड़ेगा या यूनिक कोडोन पर ही जुड़ पाएगा? यूनिक, यूनिक, डन। घर पे खेल लेना, खेल नहीं रहा तो पेन का नंबर गिन रहे। डन। तीसरा, ये जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है इसका वर्क क्या है? बोलो। प्रोटीन बनाने के लिए कितने टाइप के अमाइनो एसिड चाहिए? इन 20 टाइप के अमाइनो एसिड को लाने का काम कौन करेगा? क्या एक ही टीआरएनए सभी अमाइनो एसिड को ले आएगा? क्या टीआरएनए अपना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही लाएगा? तो फिर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हाउ द टीआरएनए रिकॉग्नाइज इट्स स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। रिकॉग्नाइज करने के लिए टीआरएनए ने एक एंजाइम की हेल्प ली है। किसकी हेल्प ली है? उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। हाँ लाला, क्या नाम है? क्या नाम है? क्या काम है टीआरएनए का? कितनी तरह के अमाइनो एसिड चाहिए, उन्हें लाने का काम कौन करेगा? रैंडमली किसी को भी लाएगा, स्पेसिफिक को लाएगा? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि ये टीआरएनए अपने अमाइनो एसिड को पहचानेगा कैसे? ये हमारी सेल है। क्या है? सेल के अंदर ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में 20 तरह के अमाइनो एसिड है या नहीं है? है। और यहां पर ये हमारा एमआरएनए कौन है? इस एमआरएनए से राइबोसोम आकर जुड़ चुका है, राइबोसोम आकर, और यहां पर साइटोप्लाज्म में हमारे पास कौन है? ये। और टीआरएनए का काम क्या है? इस अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाना, राइबोसोम तक। तो पहले लाला टीआरएनए को पहचानना पड़ेगा ना, कौन सा अमाइनो एसिड, क्या पहचानना पड़ेगा? तो पहचानने के लिए टीआरएनए ने किसकी हेल्प ली? उस एंजाइम का क्या नाम है? ये जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम के पास है ना 2 बाइंडिंग साइट होती है। हाँ बच्चे, कितनी बाइंडिंग साइट होती है? कितनी बाइंडिंग साइट होती है? 2 में से एक साइट तो अमाइनो एसिड के लिए है और दूसरी साइट टीआरएनए के लिए। एक किसके लिए है और दूसरी, एक तो दूसरी
जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं, जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं, क्या उन सभी के पास अपना बेसिक स्केलेटन सेम है या वेरी करता है? क्या वेरी करता है? आर ग्रुप क्या वेरी करता है? आर ग्रुप के बेस पर कितनी तरह के अमाइनो एसिड है? डन। ये जो आर ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप? इस आर ग्रुप की कॉम्प्लीमेंट्री साइट एंजाइम के पास है, जस्ट लाइक ए की लॉक थ्योरी। आई बात समझ में? ये जो आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप की कॉम्प्लीमेंट्री साइट किसके पास है? तो क्या इस एंजाइम से रैंडमली कोई भी अमाइनो एसिड अगर जुड़ेगा या एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही जुड़ पाएगा? यहां तक बात समझ में आई? अमाइनो एसिड कितनी तरह का है, तो फिर एंजाइम भी कितनी तरह का है? अमाइनो एसिड कितनी तरह का है, तो फिर एंजाइम भी। तो एंजाइम से रैंडमली कोई भी अमाइनो एसिड अगर जुड़ेगा या एक स्पेसिफिक ही जुड़ेगा, तो यार वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कौन से ग्रुप से पहचानेगा? आर से। क्यों? आर ही तो अलग है, आर ग्रुप ही तो, बाकी सारा का सारा कौन सा अलग है? और आर की बाइंडिंग साइड किसके पास है? तो रैंडमली कोई भी अगर जुड़ेगा या स्पेसिफिक ही आएगा। अब ये काम करेंगे, एक तरह से एग्जांपल ले लें, जस्ट लाइक की लॉक थ्योरी। जब की लॉक थ्योरी के बेस पर काम करेंगे, तो क्या ये एंजाइम अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को आराम से पहचान लेगा या नहीं पहचानेगा? और वो अमाइनो एसिड आकर इस एंजाइम्स के साथ बाइंड कर जाएगा, एंजाइम के साथ। तो इस अमाइनो एसिड के साथ कौन जुड़ चुका है? एंजाइम। कौन जुड़ चुका है? तो इस तरह के 20 कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे हैं, 20 कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे हैं। फॉर एग्जांपल E1 किसके साथ जुड़ गया? ग्लाइसिन। E2 किसके साथ जुड़ गया? सीरीन। E3 किसके साथ जुड़ गया? एलेनिन। E4 किसके साथ जुड़ गया? टायरोसिन। E5 किसके साथ जुड़ गया? ट्रिप्टोफेन। E6 किसके साथ जुड़ गया? फिनाइल। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो इस तरह के 20 कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे या नहीं घूम रहे? हर एक एंजाइम ने अपना यूनिक अमाइनो एसिड पहचान रखा है ना। अब क्या होगा? अब इसका ये जो डीएचयू लूप है, कौन सा लूप? ये डीएचयू लूप किसको पहचानेगा? उस एंजाइम का क्या नाम है? क्या नाम है? तो अब टीआरएनए डीएचयू लूप की हेल्प से किसको पहचान लेगा? किसको पहचान लेगा? और वो एंजाइम अपने अमाइनो एसिड को किसके साथ जोड़ देगा? टी किसके साथ जोड़ देगा? किसके साथ जोड़ देगा? और टीआरएनए के कौन से एंड पर? 3' एंड पर क्या होता है? क्या होता है? ये हमारा अमाइनो एसिड है। हाँ लाला, क्या है ये हमारा? ये अमाइनो एसिड रिएक्ट करेगा टीआरएनए के साथ। किसके साथ? ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? क्या दोनों के OH ग्रुप रिएक्ट करेंगे? तो क्या रिलीज होगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो क्या ये अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ आकर जुड़ गया या नहीं जुड़ा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो अब तुम बताओ, टीआरएनए के साथ रैंडमली कोई भी अमाइनो एसिड अगर जुड़ेगा या स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही अगर जुड़ पाएगा? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। डन। अब हम अडेप्टर का मतलब समझेंगे। ये कौन है हमारा? mRNA प्रोटीन बनाने के लिए क्या काम करेगा? टेम्पलेट का। इस mRNA पर क्या है और प्रोटीन किसका बना है? एंटीकोडोन का। क्या ये कोडोन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिसाइड करेंगे?
लेकिन क्या कोडोन डायरेक्टली अमाइनो एसिड को पहचान सकता है? क्या कोडोन ही अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे? ये बात तो पता थी। लेकिन यार क्या कोडोन में डायरेक्ट अमाइनो एसिड को पहचानने की पावर है या नहीं है? तो ये बात क्रिक ने बताई। किसने बताई? कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई एक जो एक तरफ तो कोडोन को पहचानता है और दूसरी तरफ, एक तरफ तो और दूसरी तरफ, क्या कोडोन में अमाइनो एसिड को पहचानने की पावर डायरेक्ट है या नहीं है? तो कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो एक तरफ तो कोडोन को रीड करता हो और दूसरी तरफ अमाइनो एसिड को रीड करता हो। तो उस मॉलिक्यूल को क्रिक ने क्या नाम दिया? अडेप्टर। क्या नाम दिया? अरे सीधी सी बात है, हमें फोन चार्ज करना है, हमें फोन चार्ज करने के लिए हमें सॉकेट चाहिए, तो फोन को सॉकेट में लगा दे। चार्जर, चार्जर हमारी भाषा में, हमारी भाषा में क्या है चार्जर? इंटरनेशनल लैंग्वेज में। और उस अडेप्टर में फोन के लिए और सॉकेट के लिए, दोनों के लिए कंपैटिबिलिटी होनी, तभी चार्जिंग हो पाएगी, तभी चार्जिंग, वरना चार्जिंग नहीं हो पाएगी। कौन है यार? वरना चार्जिंग डन। आई बात समझ में यहां तक? अगर वो कंपैटिबिलिटी है तो चार्जिंग, वरना चार्जिंग। मतलब यार कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोडोन के लिए भी कंपैटिबिलिटी है और अमाइनो एसिड के लिए भी कंपैटिबिलिटी, तभी तो वो कोडोन अमाइनो एसिड के साथ जुड़ पाएगा, वरना अमाइनो एसिड के साथ डन। डायग्राम बनाओ सर। हाँ, ये डायग्राम केवल ये भी, ये वाला नहीं, केवल टीआरएनए का डायग्राम है ना, वो थ्योरी पार्ट में जाएगा। आपको जो मैंने काम दिया था वो काम हो गया सबसे? वो काम पूरा कर लिया? वो काम पूरा करने के बाद एनसीईआरटी रीड किया अच्छे से? अब कोई दिक्कत आई कोई? 5 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में सारा कंप्लीट हो गया ना? तो डेली ना उसको 2-3 मिनट लगा के एक बार देखते रहना, है ना, एक हफ्ते लगातार करना। एक हफ्ते के बाद क्या कंडीशन होगी, वो 5 मिनट का टाइम भी 1 मिनट भी आ जाएगा, है ना, और चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी, रट जाएंगी सारी। क्वेश्चन इवेंट बेस होगा,
जो क्वेश्चन होगा वो इवेंट बेस्ड आना है, ठीक है। ये तो आएगा नहीं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है। बोर्ड तो अपना है नहीं, सीधी सी बात है भाई। चलिए पहला लिखेंगे DHU लूप। अब डिस्क्रिप्शन लेंगे इसका। पहला DHU लूप, दिस लूप रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक एंजाइम, दिस लूप recognize a specific enzyme, amino acyl tRNA synthase, amino acyl tRNA synthase that perform two function, इस एंजाइम का पहला काम होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, पहला काम है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और दूसरा काम है इसका चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। पहला काम एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड और दूसरा काम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। पहले क्या करेगा यार, पहले अमाइनो एसिड को पहचानेगा और उसका एक्टिवेशन करेगा, और एक्टिवेट करके उस अमाइनो एसिड को किससे जोड़ देगा, टीआरएनए से। किससे जोड़ देगा, तो जब अपन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो ट्रांसलेशन का पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा स्टेप, दोनों काम एक कॉमन एंजाइम करता है, दोनों काम, उस एंजाइम का नाम क्या है, वो एंजाइम कितने तरह का है, तो उस एंजाइम को पहचानने के लिए टीआरएनए के पास क्या है, DHU लूप, क्या है। नेक्स्ट लाइन, दिस एंजाइम इज ऑफ 20 टाइप, दिस एंजाइम इज ऑफ 20 टाइप as there are 20 type of amino acid, there are 20 type of amino acid। हाँ लाला, अमाइनो एसिड कितने तरह का है, तो एंजाइम भी, और वो सारे के सारे कहां है, साइटोप्लाज्म। ये डायग्राम, ये दोनों, ये एंजाइम है, दो साइड है, एक अमाइनो एसिड और एक टीआरएनए। यहां कौन आकर जुड़ेगा, यहां कौन आकर जुड़ेगा, तो अमाइनो एसिड को किस पे ट्रांसफर कर देगा, ये काम होने के बाद अब एंजाइम का कोई काम, एंजाइम फ्री हो जाएगा और टीआरएनए राइबोसोम की तरफ चल पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप, this is the most specific loop, this is the most specific loop of tRNA, most specific loop of tRNA,
सेल के बाहर पड़ा बेटा, बॉडी में पड़ा है। ठीक है, कहां हो रही है पूरी प्रोसेस? सेल में थोड़ी ना होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में नहीं होती ना, कहां होती है फिर? बाहर कहां है? नहीं, सेल के बाहर कहां? किडनी में कि लीवर में? कहां बनता है प्रोटीन? सेल के अंदर या बाहर? सेल के अंदर बनता है। क्या बात कर रहे हैं? तो एंजाइम तो बाहर है। क्या लिखा है? दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक लूप ऑफ दैट हैव a specific sequence that have a specific sequence of 3 nucleotide that have a specific sequence of 3 nucleotide called anticodon or NODOC, called anticodon or NODOC, which is complementary to the codon of mRNA, which is complementary to the codon of mRNA. Thus it help in binding of tRNA. Thus it help in binding of tRNA with mRNA. हाँ बेटा, ये लूप tRNA को किससे जोड़ेगा? mRNA से। जो एंटीकोडन लूप है tRNA को, तीसरा लूप कौन सा आ गया? ये किससे जोड़ेगा? लार्ज सब यूनिट ऑफ टी साई सी लूप। This loop help in binding of tRNA. This loop help in binding of tRNA with large subunit of ribosome. This loop help in binding of tRNA with large subunit of ribosome. हाँ जी, तीनों लूप का अपना अपना फंक्शन है। यदि तीनों में से कोई एक लूप गायब हो जाए तो tRNA फंक्शनल या नॉन फंक्शनल? तो हर एक लूप का अपना अपना यूनिक और हर लूप का होना बहुत। नेक्स्ट लाइन। अमाइनो एसिड इज एस्ट्रीफाइड। अमाइनो एसिड is estrified with the 3' end of tRNA. Amino acid is estrified with the 3' end of tRNA. With the 3' end of, ये जो अमाइनो एसिड है ये tRNA के कौन से एंड पर आकर जुड़ेगा? 5' या 3'? कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो हमने सिंपल सी भाषा में क्या लिखा? लाइन पढ़ो। क्लियर? कौन से एंड पर? 3' पर। कौन सा बॉन्ड? कहते हैं कि इसके लिए 3' एंड पर एक यूनिक सीक्वेंस होती है CCA। क्या होती है? CC। और दूसरी खास बात बताते हैं कि आरएनए मॉलिक्यूल की शुरुआत और समापन हमेशा प्यूरिन पे होता है। शुरुआत और समापन हमेशा किस पे होता है? जैसे शुरुआत में कौन है? गुआनिन। लास्ट में कौन है? शुरुआत में, लास्ट में। तो शुरुआत में भी प्यूरिन है और लास्ट में भी प्यूरिन है। शुरुआत में भी और लास्ट में भी।
तो शुरुआत और समापन हमेशा प्यूरिन। ये आरएनए की विशेषता है। ये आरएनए की किसकी स्टार्टिंग और एंड हमेशा प्यूरिन पे होता है। डन। ये वाला बनेगा, ये अमाइनो एसिड किससे जुड़ेगा, टीआरएनए से, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बनेगा, एस्टर बॉन्ड। अब इसे क्या कह देंगे हम, चार्ज टीआरएनए। ओके। अब इस पूरे टीआरएनए को ध्यान से देखो और मेरे को यह बताओ कि इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है या दो चेन है। एक ही है। कैसा है, सिंगल स्टैंड है, डबल स्टैंड है? बट हमें दिखने में फीलिंग कैसी आ रही है कैसा, पर दिखने में, क्योंकि वो जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो खुद के ऊपर फोल्ड हो गई, खुद के ऊपर। और जब खुद के ऊपर फोल्ड हुई, जब खुद के ऊपर, तो जहां आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस आ गए वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गए, लेकिन जहां कॉम्प्लीमेंट्री बेस नहीं है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गए या लूप बना गए। क्या बना गए, कितने लूप बने, कौन कौन सा? इन लूप में क्या पाया जाता है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, डाईहाइड्रोयूरिडिन, बोलो, राइबोथाइमिडिन। अगर थाइमिडिन डीएनए में है तो यूजुअल या अनयूजुअल, डीएनए में है तो, बट आरएनए में तो स्यूडो यूरिडिन, स्यूडो। ये जो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है वो इस टीआरएनए को एंजाइमेटिक एक्शन से बचाएंगे। क्यों? क्योंकि टीआरएनए पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में रहता है। कहां रहता है? तो यार साइटोप्लाज्मिक एंजाइम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो उससे बचने के लिए टीआरएनए ने अपने अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ले ली। क्या ले ली? उसके लिए दो काम कर लिए, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली और दूसरा अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ले लिए। एक तो हाइड्रोजन और दूसरा अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। केवल टीआरएनए में नहीं है, सभी आरएनए में। केवल टीआरएनए में, सभी में, बट परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा टीआरएनए में। एमआरएनए में भी है ना, कुछ याद करो सारे बच्चे, 7 मीथाइलेटेड गुआनोसिन। याद आ रहा है? ये जो गुआनोसिन था, कौन? गुआनो 7th पोजीशन पर, तो यूजुअल या अनयूजुअल? केवल टीआरएनए में, सभी में है, बट परसेंटेज सबसे ज्यादा। याद रखना, केवल टीआरएनए में, सभी में, बट सबसे ज्यादा लिखेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड but highly folded upon itself, highly folded upon itself, so look like the double strand, so look like the double strand. It also have
unusual nucleotide that provide stability example अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल, पहला राइबोथाइमिडीन, राइबोथाइमिडीन, स्यूडो यूरिडीन, डाईहाइड्रो यूरिडीन, इनोसिन। राइबोथाइमिडीन, स्यूडो यूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन, इनोसिन। ये सब यूजुअल है या अनयूजुअल है? राइबोथाइमिडीन टी, स्यूडोयूरिडीन साई, डाईहाइड्रोयूरिडीन DHU, इनोसिन आई। अनयूजुअल केवल टीआरएनए में या सभी में है? बट सबसे ज्यादा केवल टीआरएनए में, सभी में सबसे ज्यादा। तो ये हमारे तीनों आरएनए का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। अब हम तीनों को अगर एक साथ लेते हैं, तीनों आरएनए में सबसे ज्यादा कौन है? आरआरएनए के बाद और लास्ट में। टोटल आरएनए का लगभग 80% कौन है? 10 to 15 कौन है? और 1 to 5 कौन है? तीनों में मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल। तुम तो सीधा याद रखना, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा स्टेबल है। कोई लिंक नहीं है, याद करने का फंड है, ऐसा कोई लिंक नहीं है। समझ गए? अबंडेंस का स्टेबिलिटी से कोई लिंक, याद करने का फंड है। जो जितना ज्यादा वो उतना स्टेबल, जितना कम उतना। सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे स्टेबल। सबसे कम कौन है? तो सबसे कम स्टेबल। टीआरएनए बीच में आ गए दोनों के, टीआरएनए दोनों के। दो तरह के मॉडल है बेटा, 2D मॉडल और 3D मॉडल। स्ट्रक्चर के हमारे पास दो तरह के मॉडल हैं। इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के। विच वन? 2D एंड 2D में कैसा दिखता है और 3D में। डन। अब शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। डालेंगे हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब बच्चे आपका एनसीईआरटी पार्ट शुरू होता है, ठीक है? जब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत में एनसीईआरटी में 4 पैराग्राफ है। वन बाय वन हर एक पैराग्राफ का कंक्लूजन निकालना है। केवल बोर्ड पे ध्यान दोगे। ये आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है। हाँ लाला, क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल है। हमने पहले इस डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? डीएनए का रेप्लिकेशन में डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। क्या बनेगा? डीएनए से डीएनए क्यों बना? रेप्लिकेशन क्यों हुआ? कारण क्या था? क्या रेप्लिकेशन हमेशा होता रहता है? कब होता है? सेल डिवाइड होने पर। रेप्लिकेशन क्यों हुआ? ताकि अपना सेल डीएनए कंटेंट डबल कर ले और डबल करने के बाद इक्वली डिवाइड करे।
क्यों हुआ रेप्लिकेशन? कारण क्या था रेप्लिकेशन होने का? कि सेल अपना डीएनए कंटेंट डबल करे ताकि बनने वाली डॉटर सेल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, है ना? तो जब सेल को डबल करना ही है तो उसका डीएनए जो होगा वो पार्शियली रेप्लिकेट होगा या कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेट होगा? जितना भी डीएनए उसके पास है, जितना भी, सारे के सारे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तभी तो अमाउंट एग्जैक्टली डबल होगी। और जब डबल होगी तभी तो एग्जैक्ट। तो ये जो रेप्लिकेशन होगा, ये जो रेप्लिकेशन होगा वो कंप्लीट डीएनए का होगा या एक सेगमेंट का होगा? मतलब एक बार डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो गया तो वो पूरे डीएनए का होकर ही, और अगर नहीं हो पाया तो ऐसी सेल को डैमेज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, अब उसको डिवाइड करने नहीं दिया जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए क्या बनाएगा? तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन मार्क है कि डीएनए ने आरएनए क्यों बनाया? प्रोटीन बनाने के लिए। डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन क्यों किया? डीएनए ने आरएनए क्यों बनाया? ताकि आगे जाकर प्रोटीन बने। क्या बने? और तो कोई लॉजिक नहीं था, कोई लॉजिक। तो डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाया? वो कोई भी आरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए, चाहे वो एमआरएनए, चाहे वो डीएनए से किसी भी तरह के आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? बट हमारा सारा फोकस एमआरएनए पर रहता है। क्यों? क्योंकि कौन सी प्रोटीन बनेगी इसमें सारा रोल एमआरएनए का। आरआरएनए क्यों बनाया? प्रोटीन बना पाए। एमआरएनए क्यों बनाया? प्रोटीन बना पाए। टीआरएनए क्यों बनाया? किसी भी तरह के आरएनए का फॉर्मेशन क्यों हुआ है? प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन उन तीनों में सबसे स्पेसिफिक कौन है? जब तक एमआरएनए नहीं आएगा तब तक प्रोटीन बनना शुरू। तो यहां हमारे बच्चे गलती करते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन नहीं। डीएनए से आरएनए का बनना, वो कोई भी आरएनए हो, वो कोई भी, चाहे वो आरआरएनए, चाहे वो एमआरएनए, चाहे वो, लेकिन हमारा सारा फोकस किस पे रहता है? क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनने में सबसे स्पेसिफिक कौन है? गलती तो नहीं करोगे? हाँ, तो दोबारा बताओ, डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन क्यों किया? तो यार ये जो प्रोटीन है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, क्या उस प्रोटीन का मैसेज पूरे डीएनए के पास है या डीएनए के एक सेगमेंट के पास है? इस सेगमेंट के पास एक प्रोटीन का मैसेज है, इस सेगमेंट के पास दूसरी प्रोटीन का मैसेज है, और इस सेगमेंट के पास तीसरी प्रोटीन का मैसेज है। यहां पर ए प्रोटीन का मैसेज है, यहां बी का मैसेज है, यहां सी का मैसेज है। तो सेल को बी प्रोटीन बनानी है, तो किसका ट्रांसक्रिप्शन होगा? बी पार्ट का। किसका? तो ट्रांसक्रिप्शन रैंडमली स्टार्ट होगा या पहले उस सेगमेंट को पहचानना पड़ेगा? तो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट डीएनए का होगा या एक सेगमेंट का होगा? रेप्लिकेशन कंप्लीट डीएनए का होगा या सेगमेंट का होगा? बट ट्रांसक्रिप्शन, अब आप तीनों में से कोई भी सेगमेंट ले लो, कोई भी सेगमेंट, उस सेगमेंट का डीएनए डबल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है? और आरएनए, सेगमेंट का डीएनए, आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड का होगा या एक स्ट्रैंड का होगा? रेप्लिकेशन, जो लिखा वो बोलो, रेप्लिकेशन। बट ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा? और सेगमेंट में भी। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने से पहले हमें दो बाउंड्री को डिफाइन करना पड़ेगा? पहली बाउंड्री विच सेगमेंट, और दूसरी बाउंड्री, क्या ऐसी कोई बाउंड्री रेप्लिकेशन में एप्लीकेबल है या नहीं है? बट ट्रांसक्रिप्शन में एप्लीकेबल, रेप्लिकेशन में एप्लीकेबल, ट्रांसक्रिप्शन में एप्लीकेबल। रेप्लिकेशन एक बार शुरू हो गया तो पूरे डीएनए का ही होगा। अगर पूरे डीएनए का नहीं हुआ तो सेल को आगे डिवाइड करने दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा।
दूसरी बात, रेप्लिकेशन थ्रू आउट द लाइफ होता है या एट द टाइम ऑफ डिवीजन होता है? दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन थ्रू आउट द लाइफ और एट द टाइम ऑफ डिवीजन? थ्रू आउट द। क्यों? सेल को प्रोटीन की जरूरत हमेशा है। क्यों हुआ ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट डीएनए का होगा या सेगमेंट का होगा? तो पहली बाउंड्री, हमें वो सेगमेंट पहचानना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो सेगमेंट सिंगल स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंड है? वो सेगमेंट और आरएनए हमारा, तो ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड का होगा या एक का होगा? तो हमें पहले कितने वर्क करने पड़ेंगे? पहले क्या पहचानना पड़ेगा, फिर? तो ट्रांसक्रिप्शन रैंडम होगा या दो बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी? पहली बाउंड्री विच सेगमेंट, दूसरी बाउंड्री पहली बाउंड्री दूसरी बाउंड्री लिखेंगे। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन two boundary must be decided. Two boundary must be decided. पहला, which segment और दूसरा which strand. पहला which segment और दूसरा which strand. क्या ऐसी कोई बाउंड्री रेप्लिकेशन में एप्लीकेबल है या नहीं? बट ट्रांसक्रिप्शन में, रेप्लिकेशन में एप्लीकेबल बट ट्रांसक्रिप्शन में एप्लीकेबल। तो ट्रांसक्रिप्शन रैंडमली स्टार्ट। पहले देखना पड़ेगा हमें कौन सी प्रोटीन चाहिए, सेल को कौन सी, जो प्रोटीन चाहिए उसी का सेगमेंट ट्रांसक्रिप्ट होना है रैंडमली, और किसी का सेगमेंट ट्रांसक्रिप्ट। अगर इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन वाला ही सेगमेंट ट्रांसक्रिप्ट होगा, इंसुलिन वाला ही सेगमेंट। अगर टेस्टोस्टेरोन चाहिए तो वही सेगमेंट ट्रांसक्रिप्ट होगा। अगर और कोई हार्मोन चाहिए और कोई एंजाइम चाहिए तो वही सेगमेंट ट्रांसक्रिप्ट होगा, रैंडमली कोई दूसरा सेगमेंट ट्रांसक्रिप्ट। ये हमारा एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है। तो पहले पैराग्राफ में दो ही चीज काम की है, विच सेगमेंट एंड विच स्ट्रैंड। पहला पैराग्राफ केवल क्या बताता है, विच सेगमेंट एंड विच स्ट्रैंड। ठीक है, एक बार पूरा पैरा अच्छे से पढ़ लेना। अच्छे से पढ़ने के बाद में उस पैरा के लागे एक लाइन लिख देना बस, विच सेगमेंट एंड विच स्ट्रैंड। क्या कंक्लूजन पूरे पैरा का? और कोई कंक्लूजन नहीं है ना। जब रिवाइज करें ना तो बस लाइन देखना क्या था इस पैरे में, विच सेगमेंट एंड, तो पता लग जाएगा अंदर क्या सामान लिखा हुआ है, सब आइडिया आ जाएगा अंदर उसने क्या लिखा हुआ है। हाँ बच्चे आगे बढ़े। अब दूसरा पैरा, दूसरा पैरा जो है वो हमें ये बताता है कि दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं हुआ। कि अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता तो क्या पॉसिबिलिटी रहती, क्या? बोर्ड पर ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल है ना। ये हमारा यहां से सीक्वेंस लेते हैं GATCGATCGA। तो इसकी सीक्वेंस तुम बोलो, CTAGCTAGC। ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। क्या बन गया हमारा डबल स्ट्रैंड? मैं इसे नाम दे रहा हूं एक्स स्ट्रैंड और वाई स्ट्रैंड। एक्स का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एक्स का क्या हुआ, करो ट्रांसक्रिप्शन, एक्स का ट्रांसक्रिप्शन करो। तो इससे जो आरएनए बनेगा उसकी सीक्वेंस बताओ।
ये कौन है? जी के साथ सी यू ए जी सी यू ए जी सी यू, क्या बना? एक्स, वन नाम दे दूं, एक्स से क्या बना? अब ये अगर प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, तो हमारे पास ये एक्स पी बन गई। क्या बन गई? बन गई। इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, चलो करो। हाँ बोलो, सी के साथ जी ए यू सी जी ए यू सी जी, इसे क्या नाम दिया मैंने? तो y से मैं कहता हूं y1 बना। क्या बना? x1 और y1। नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। क्या दोनों में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम है या अलग है? दोनों पे कोडन सेम है या अलग है? तो ये भी प्रोटीन बनाए या ना बनाए? अगर बनाए तो, अगर प्रोटीन, तो वो प्रोटीन सेम होगी या अलग होगी? वही प्रोटीन, वो प्रोटीन। तो यार इसका मतलब ये जो एक सेगमेंट है, ये जो कितनी तरह की प्रोटीन बनाने लग गया, तो प्रोसेस तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती, बहुत ही। तो अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती? कि एक ही स्ट्रैंड से, एक ही सेगमेंट से दो तरह की प्रोटीन बनती। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? हो सकता प्रोटीन नहीं बनती। इसको और इसको दोनों को आपस में कंपेयर करो, ऊपर वाले की सीक्वेंस बोलो, सी यू ए जी सी यू ए जी सी यू, नीचे वाली सीक्वेंस बोलो, जी ए यू सी जी ए यू सी जी। चलो मैच करो, क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे? क्या जुड़ जाएंगे तो क्या डबल स्टैंड आरएनए बन जाएगा? क्या तो क्या वो ट्रांसलेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रोटीन बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो क्या पॉसिबिलिटी होती दूसरी? बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बोलूं, बोलूं, आइदर टू और नन। आइदर और, आधी लाइन इनसाइड में लिख लेना। दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है? कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता, हो, होता नहीं है, अगर हो तो क्या पॉसिबिलिटी रहती? तो दो पॉसिबिलिटी थी, या तो दो तरह की प्रोटीन बनती, या फिर प्रोटीन, अगर दो तरह की प्रोटीन बनती तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेट होती, और अगर बनती ही नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन वेस्टफुल होता। ट्रांसक्रिप्शन क्यों? ट्रांसक्रिप्शन क्यों हुआ? ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया या नहीं हुआ, बट प्रोटीन, तो ट्रांसक्रिप्शन का कोई मतलब ही, ये तो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। ट्रांसक्रिप्शन होने में एनर्जी लगी या नहीं लगी, बट उसका कोई आउटकम, आउटकम क्यों नहीं मिला? क्योंकि आरएनए क्यों बनाया था? आरएनए तो बना दिया, आरएनए तो, बट प्रोटीन, तो उसका कोई आउटकम, उसका कोई आउटकम, नो डाउट। नेक्स्ट लाइन, if both strand of the DNA, if both strand of the DNA undergo transcription, if both strand of the DNA undergo transcription, then there are two possibility, there are two possibility पहला,
आइदर two type of protein are formed. Either two type of protein are formed. Second, or protein not formed. Or protein not formed. हाँ लाला, दूसरा पैरा क्या बताता हमें? छोटी सी लाइन लिखना, आइदर टू और नन। पहला पैरा क्या बताता है? विच सेगमेंट। दूसरा पैरा आधी आधी लाइनों में काम चला लोगे, पर पहले एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ लेना और फिर कंक्लूजन जो है वो लिख लेना। डन? पक्का? नेक्स्ट लाइन, डीएनए इज द डबल स्ट्रैंड। डीएनए इज द डबल स्ट्रैंड while RNA is single strand. Thus, out of the two strand of DNA, out of the two strand of DNA, only one strand undergo ट्रांसक्रिप्शन। अब बोलो कोई डाउट? अब तीसरा पैरा हमें क्या बताएगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे क्या कहते हैं और जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसे क्या कहते हैं। पहला पैराग्राफ क्या बताएगा? विच स्ट्रैंड, विच सेगमेंट। दूसरा पैरा क्या बताएगा? आइदर टू और तीसरा पैरा हमें क्या बताएगा कि जो पार्टिसिपेट करेगा उसे क्या कहेंगे और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसे। ये तुम सबको आता है तो तुम सब बताओगे। वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो क्या कहलाएगा? टेम्पलेट या कोडिंग। आपके पास जो नया आरएनए बनेगा वो आरएनए क्या बनेगा? 5' तो फिर आपका टेम्पलेट क्या होगा? 3' आपके पास नया स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनेगा? तो फिर आपका टेम्पलेट क्या होगा? ये टेम्पलेट है क्या? ये इससे आरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है? बनने वाला आरएनए। पूछ तो लें दो यार। बनने वाला टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है या आइडेंटिकल है? टेम्पलेट का। तो फिर यार वो स्ट्रैंड जिसने कुछ भी नहीं किया, प्रोसेस में भाग ही नहीं लिया, प्रोसेस से दूर ही रहा, प्रोसेस से, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, आइडेंटिकल हो गया। क्या हो गया? तो सरप्राइजिंगली वो स्ट्रैंड जो प्रोसेस में भाग नहीं लेता, जो प्रोसेस से दूर ही रहता है, उसे क्या कहा जाता है? या फिर क्या कहेंगे? या फिर कौन है सेंस? डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग। तो इसकी पोलैरिटी, तो ये बनने वाले आरएनए का केवल क्या होगा लाला? थाइमिन की जगह यूरासिल आएगा ना, वो हमारा अंडरस्टूड पार्ट रहेगा, वो चीज बार बार डिस्कस नहीं होगी क्योंकि हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो थाइमिन, और आरएनए पढ़ रहे हैं तो ये चीज बार बार डिस्कशन में नहीं आएगी। ये हमारा अब अपने पास अंडरस्टूड पार्ट रहेगा। डन? कैसा है डीएनए? सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड? और आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होगा, एक का होगा। दूसरे पैरा ने क्या बताया? दोनों का क्यों नहीं हुआ? अगर दोनों का होता दो पॉसिबिलिटी आती, तो दोनों का ट्रांसक्रिप्शन दोनों को हुआ, एक का हुआ। तो फिर तीसरा पैरा क्या बताएगा? जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ उसे क्या कहेंगे और जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, तो जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ वो और जिसका नहीं हुआ वो, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ वो नहीं हुआ।
जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में डायग्राम होगा ना, डायग्राम में टेम्पलेट कोडिंग लिखा होगा, तो तुम टेम्पलेट के आगे लिख लेना टेम्पलेट कौन है, जो पार्टिसिपेट करेगा 3-2 और आरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कोडिंग आगे क्या लिख देना, पार्टिसिपेट करेगा डिस्प्लेस, पोलैरिटी डन और सीक्वेंस बना दो। इसकी थ्योरी की जरूरत तो नहीं है, डायग्राम सफिशिएंट है। जल्दी चलो छोड़ दो, बाद में बनाओगे, बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पर आ जाओ। अब नहीं, जो कह रहा हूं तुम्हें, लास्ट पैरा पता है क्या बताता है, लास्ट पैरा ये बताता है कि टेम्पलेट को और कोडिंग को पहचाना कैसे जाता है। मतलब यहां तक हम इस कंक्लूजन पर आ गए कि ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्टैंड का होगा, एक का होगा, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसे क्या कहेंगे, और जिसका नहीं होगा वो। टेम्पलेट का काम दोनों स्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करेगा कोई, वो एक कौन, 3-2। चलो आपको मैंने डीएनए दे दिया, ये 3' एंड, ये 5' एंड, तो ये 5' एंड और ये, मैं इसे कह रहा हूं x, इसे कह रहा हूं y। तो बताओ x और y में से कौन टेम्पलेट है और कौन कोडिंग है? सोच समझ के बोलना यार, क्यों क्यों नहीं बता सकते? ये 2D है जो बोर्ड पे चल रहा है और डीएनए 3D फॉर्म में है, तो आप टेम्पलेट की पोलैरिटी या कोडिंग की पोलैरिटी ऐसे, वो तो आपकी मूवमेंट पे डिपेंड है। अगर मैं इधर चल रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है, x 3-5 है और y, क्यों भाई मैं तो उधर जाऊंगा। समझ गए सारे? आप ऐसे नहीं निकाल सकते, समझ गए सारे? क्या ऐसा देखकर बता सकते हो कौन टेम्पलेट है कौन कोडिंग है? तो फिर चौथा पैरा क्या बताता है कि टेम्पलेट और कोडिंग को पहचाना कैसे जाएगा। कुल मिला के चारों पैरा के कंक्लूजन समझ में आ गए। पहला पैरा क्या बताता है, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा टेम्पलेट और चौथा पैरा क्या बताएगा हमें कि हाउ द टेम्पलेट एंड कोडिंग आर डिफाइंड, हाउ द टेम्पलेट एंड कोडिंग आर, हाउ द टेम्पलेट एंड कोडिंग आर डन, करेंट डिफाइन। बहुत ही सिंपल है ये दोस्त। ये जो टेम्पलेट और कोडिंग है, टेम्पलेट और, इसको बच्चे डिफाइन करने का काम कौन करता है? प्रोमोटर। कौन करता है? आपको यारा, आपको हमेशा प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ जाना है, हमेशा प्रोमोटर से। जब आप प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ जाएंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, डन। तो जब आप प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ जाएंगे तो जो आपको 3-2 5' दिखाई देगा वो टेम्पलेट होगा, और जो आपको 5' 3' दिखाई देगा वो कोडिंग होगा। अब आप मेरे को आराम से बता सकते हैं कौन टेम्पलेट है और कौन कोडिंग है? बताओ, x क्या है, y क्या है, x क्या है, y क्या है? बताओ x क्या है? नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? बताओ x क्या है, y क्या है? कौन डिसाइड करेगा टेम्पलेट कोडिंग को? आपको वर्क कैसे करना है, प्रोमोटर से किधर जाना है? तो जो आपको 3-5 दिख गया वो, और जो 5-3 दिख गया वो। आपको एग्जाम क्या करता है, आपको एग्जाम है ना डीएनए की सीक्वेंस दे देता है और आपसे आरएनए की सीक्वेंस पूछी जाती है ना। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, डीएनए में पहले
प्रोमोटर और टर्मिनेटर को देखकर टेम्पलेट पहचानते हैं और फिर टेम्पलेट को देखकर आरएनए की सीक्वेंस बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों कोडिंग पहचान लो, गंगाधरी शक्तिमान है। नहीं समझे मेरे दोस्त? टाइम वेस्ट मत करो। अभी भी नहीं समझे कुछ? समझ गए? क्यों पहचान लो टेम्पलेट? एमआरएनए पूछे तो क्या पहचानो? गंगाधरी शक्तिमान है। अरे पहला फंडा तो क्या है यार, पहले तो ऑप्शन में पकड़ो जिसमें टी है उसको उड़ाओ। क्या पता पहचानना ही ना पड़े। अभी भी नहीं समझे? क्या पता पहचानना ही ना पड़े, क्या पता तीन में टी हो। नहीं समझे? टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। मतलब हर चीज का शॉर्ट फॉर्म है, दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। अब जैसे रेप्लिकेशन था, ईमानदारी तूने 1.5-2 घंटे लग जाते थे रिवाइज करने में भी, लगते थे 5 मिनट से 10 मिनट में कहानी खत्म। ये 4 पैराग्राफ में तुम 6 बार पढ़ लो, फिर कहानी वहीं की वहीं, फिर गायब होता है। अब अपनी आधी आधी लाइनें लिख लोगे। पहला पैरा क्या बताता है, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा और चौथा पैरा। तो हु विल डिफाइन द कोडिंग ऑफ द टेम्पलेट? आपको प्रोमोटर से कहां जाना है? कहां जाना है? तो जो आपको 3 to 5 दिख गया वो, और जो 5 to 3 दिख गया वो, जो 3 to 5 दिख गया वो, और जो 5 to 3 दिख गया वो। एनी डाउट? इसकी जगह छोड़ के फिर लिखना एक लाइन, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। इट इज द प्रोमोटर, इट इज द प्रोमोटर who define the coding and template. It is the promoter who define the coding and template. It is the promoter who define the coding and template. ठीक है, पहले बच्चे ये बनेगा, जितने जैसे बता रहा हूं, फिर बेवकूफी मत करना, फिर रिवीजन में रहोगे सारे। पहले ये बनेगा और इसको देखकर द्वारा खोपड़ी में फिट करने की कोशिश करो, कौन टेम्पलेट है कौन कोडिंग है। एक्स क्या है, वाई क्या है, तो आपको मैंने तरीका क्या बताया पहचानने का। आपको पी से कहां जाने, और जो 3 to 5 दिख गया वो, और जो 5 to 3 दिख गया वो। तो इसको बनाने के बाद इसके नीचे ये ले आना, तुम्हें याद में नहीं करना पड़ेगा फिर। समझ गए रे? तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा। क्या तरीका पहचानने का कि प्रोमोटर से कहां जाओगे, टर्मिनेटर। कहां जाओगे? तो जो 3 to 5 दिख गया वो टेम्पलेट है, और जो 5 to 3 दिख गया वो। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपसे एमआरएनए पूछा जाता है तो सीधा क्या पहचान लो, कोडिंग। उसको भी पहचानने से पहला काम क्या करना है, मैंने क्या बताया? पहले तो टी वाले को देखो, रे टी वाले को उड़ाओ, टी वाले को। वो आरएनए है ही नहीं, वो आरएनए, समझ गए सारे? और उसको उड़ाने के बाद भी 2 ऑप्शन बच गए, फिर चेक करना पड़ेगा। फिर चेक करना उसमें क्या पहचान लो, टेम्पलेट या कोडिंग। तो वहां खोपचे में छोटा सा पार्ट ये लिखो, कोडिंग पहचानो, कोडिंग से मैच करा दो, कोडिंग से मैच करा दो, हमारा एमआरएनए आ जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? फिर एक एनसीईआरटी की लाइन। अब आ जाओ सारे बोर्ड पे वापिस, वापिस आओ। मैंने क्या किया यारा, मैंने ये जो जीन लिया ना, मैंने इस जीन की 2 कॉपी बनाई। कितनी कॉपी बनाई? बोर्ड पर छोड़ दो सारा काम, छोड़ दिया। मैंने जीन की 2 कॉपी बनाई, एक तो ये कॉपी है और दूसरी ये कॉपी है ना। इसमें ये एक्स है, ये वाई है, इसमें ये एक्स है, ये वाई है, एंड वही रखूंगा 3 5 5 3 3 5 5 3 बोलो यहां तो कोई डाउट? मैंने इस कॉपी को ओरिजिनल रखा, मतलब यहां पर प्रोमोटर रखा और यहां मैंने टर्मिनेटर रखा। तो बोलो यहां पर इस कॉपी में कौन टेम्पलेट है कौन कोडिंग है? एक्स क्या है और वाई, एक्स क्या है और वाई क्या है।
मैंने दूसरी कॉपी में क्या किया, दूसरी कॉपी में क्या किया, मैंने टेम्पलेट प्रोमोटर को टर्मिनेटर से स्विच कर दिया। क्या कर दिया? तो बताओ अब एक्स क्या है और वाई क्या है? एक्स क्या है, वाई क्या है? डन। अब यहां पर टेम्पलेट कौन है? यहां, यहां इस आरएनए बनाओ, यहां आरएनए बनाओ। तो क्या वो बनने वाले दोनों आरएनए आइडेंटिकल होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री? होने के कारण दोनों आरएनए आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? तो ये ट्रांसलेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए, आरएनए। हमने निमेटोड स्पेसिफिक जीन पहचान लिया, याद आया सब बच्चों को? उस जीन की हमने 2 कॉपी बना ली। कितनी कॉपी बना ली? इनमें से एक को ओरिजिनल रख लिया। हेलो, समझ में आ रही है? एक को तो दूसरे में प्रोमोटर को टर्मिनेटर से स्विच किया और दोनों को अब हमने होस्ट में भेज दिया। होस्ट में क्या दोनों का सेम स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा या दोनों का अपोजिट? तो बनने वाले आरएनए एक दूसरे के होने के कारण आपस में जुड़ गए। क्या बन गया? अब वो ट्रांसलेशन, वो प्रोटीन, तो निमेटोड सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा? तो हमने निमेटोड के लिए क्या ला दी? रेजिस्टेंस। क्या ला दी? क्या ला दी? एक लाइन लिखो, यह भी एनसीईआरटी की लाइन है। बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ प्रमोटर, बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ प्रमोटर with terminator, by switching the position of promoter with terminator, coding and template strand will be interchange. Coding and template strand will be, दोबारा पढ़ो लाइन, मैंने क्या लिखी है कि अगर मैं प्रोमोटर को टर्मिनेटर से स्विच कर दूं तो जो हमारा पहले टेम्पलेट था तो अब वो, और जो पहले अब वो, आपके एनसीईआरटी की लाइन है ये। इज इट क्लियर? ये दोनों बनेंगे। ये दोनों जल्दी जल्दी, ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाएगी यार, अभी 5 मिनट और चाहिए मेरे को। एक्सटेंड तो अपने आप होती है 10 मिनट, अपने आप नहीं होती, 10 मिनट तो होती है ना ऑटो, बस 5 मिनट और चाहिए मेरे को। बेटा 10 मिनट एक्सटेंड है ना क्लास? यार तुमसे नहीं पूछ रहे, इनसे पूछ लो, छोटे भाइयों से। 10 मिनट एक्सटेंड है ना? ओके, यहां तो कोई डाउट? अब एक लाइन हो रहा है यार एनसीईआरटी में, वहां हमारे बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे ज्यादा डाउट हमारे पास वही आता है। आपके पास 3 जीन है, 1 2 3, तीनों अलग अलग है, मान लो तीनों अलग अलग है। हर किसी में कोडिंग स्टैंड कौन सा पहचान लो पहले। पहचान लिया? यहां कोडिंग कौन आपका? वाई। यहां कोडिंग कौन है? यहां कोडिंग, कोडिंग पे ध्यान दो सारे बच्चे, सारे केवल कोडिंग पे ध्यान दो, केवल कोडिंग पे। डन। कोडिंग की रेस्पेक्ट में, बीच में नहीं, किसकी रेस्पेक्ट में? प्रोमोटर कहां है और टर्मिनेटर कहां है? अब बोलो, कोडिंग की रेस्पेक्ट में प्रोमोटर कहां है?
और टर्मिनेटर कहाँ है? सबसे ज्यादा यहाँ हमारे बच्चे परेशान होते हैं यार। साफ एनसीईआरटी लिखा है ऑल रेफरेंसेस आर विद रिस्पेक्ट टू द, तुम्हारे सामने डायग्राम है, जो मन करे वो उठा लो यार, जो मन करे वो उठाओ, कोडिंग को रेफरेंस बनाओ, चेक कर लो सभी में। बोलो यस सर, नहीं बोलना, इधर बोलना है। कोडिंग को रेस्पेक्ट बनाओ, कोडिंग को रेफरेंस बनाओ विद रेफरेंस टू द कोडिंग स्टैंड। प्रोमोटर कहां है और टर्मिनेटर कहां है? प्रोमोटर कहां है और टर्मिनेटर? ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, वो तो भगवान तुलसीदास का महाकाव्य है, संस्कृत भाषा में दोहे लिखे हुए हैं, निकालते रहो भावार्थ। किसको रेफरेंस बनाना है? तो विद रेफरेंस टू द कोडिंग स्टैंड, विद रेफरेंस टू द, प्रोमोटर कहां है? इधर आ जाओ। कोडिंग कौन आपका? तो वाई की रिस्पेक्ट में प्रोमोटर, टर्मिनेटर। कोडिंग कौन है? एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में प्रोमोटर, टर्मिनेटर। इधर आ जाओ। कोडिंग कौन है? वाई की रेफरेंस में प्रोमोटर, टर्मिनेटर। कोई भी उठा लो रे, क्योंकि आपका कोडिंग क्या है? आपका कोडिंग 5-2 3- है। आपका कोडिंग, कोडिंग आपका 5- हो, तो कोडिंग की रेफरेंस में प्रोमोटर हमेशा और टर्मिनेटर हमेशा। अब डॉट में तो नहीं लोगे लाइन, बहुत ज्यादा परेशान हो तो इस लाइन में। क्लियर है? लिखेंगे विद रेफरेंस टू द कोडिंग स्ट्रैंड, विद रेफरेंस टू द कोडिंग स्ट्रैंड, promoter is said to be located, promoter is said to be located towards 5-, promoter is said to be located towards 5-, whereas terminator is said to be located towards, terminator is said to be located towards 3- end. ठीक है, चलो बच्चों बाकी कल करेंगे। तुम्हें नहीं कह रहा, इनको कह रहा हूं अभी।